तो इस पार्ट में आपका स्वागत है बच्चे। नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने काफी कुछ कवर किया था और जहां तक अब आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम पार्ट नंबर 2 की बात करें जिसमें हम भर्ती यानी रिक्रूटमेंट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मैंने बताया था ये चैप्टर भी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को पार्ट्स के अंदर घुसाने की ताकि जो पार्ट है वो कम बने। क्लियर है ना। तो रिक्रूटमेंट यानी भर्ती होता क्या है, तो हमने कहा भर्ती से अभिप्राय भावी कर्मचारियों की खोज करने। भावी मतलब होता है जो भविष्य में आपके कर्मचारी बनने वाले हैं। भावी मतलब भविष्य, ठीक है ना। तो भर्ती से अभिप्राय भावी कर्मचारियों की खोज करने यानी भावी कर्मचारियों को ढूंढना और उन्हें संगठन में जॉब हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रिया से है। तो सिंपल सा है। तो भर्ती से यानी रिक्रूटमेंट से अभिप्राय क्या है कि जो भावी यानी जो फ्यूचर में कर्मचारी हो सकते हैं आपके, तो भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें संगठन में जॉब हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए कि वो क्या नाम है यहाँ पे अप्लाई करे, एप्लीकेशन दे। ठीक है, उनको इसके लिए प्रोत्साहित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को भर्ती कहते हैं। क्लियर हो गया। कर्मचारी भर्ती की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत कम बच्चों को पता होती है। प्लीज इसको याद करना और लाइन बाय लाइन ही याद करना है, आगे पीछे नहीं कर सकते। कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया में सबसे पहले कर्मचारियों की मांग देखी जाती है कि कितने कर्मचारियों की मांग है बेटा, उनकी मांग की जाती है। उसके बाद भर्ती के जो स्रोत होते हैं यानी सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के, उसकी पहचान की जाती है, कहां से ले सकते हो। उसके अलावा इच्छुक लोगों को यहाँ पे आमंत्रण दिया जाता है, यानी जो लोग इच्छुक है, काम करना चाहते हैं, संगठन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको यहाँ पे आमंत्रण दिया जाता है। और उसमें फिर योग्य जो आवेदक है यानी योग्य जो एप्लीकेंट्स है, ठीक है, उनकी सूची तैयार की जाती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भर्ती से अभिप्राय भावी कर्मचारियों की खोज करना और उन्हें संगठन में जॉब हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रिया को ही भर्ती कहते हैं। क्लियर है। जबकि भर्ती जो प्रक्रिया होती है उसमें सबसे पहले कर्मचारियों की मांग की जाती है, यानी कर्मचारियों की कितनी मांग है वो देखना होता है आपको। कर्मचारियों की मांग देखना होता है, यानी कितनी मांग है। क्लियर। उसके अलावा फिर भर्ती के स्रोतों की पहचान की जाती है कि आप कहां से आप भर्ती कर सकते हो, वो सोर्सेज आपको देखने होते हैं। इच्छुक लोगों को आमंत्रण किया जाता है, जो लोग इच्छुक है प्लीज आइए, ठीक है ना। और योग्य आवेदकों की सूची तैयार की जाती है। क्लियर हो गया। चल फिर कर्मचारी भर्ती के स्रोत, यानी कर्मचारी भर्ती के स्रोत दो स्रोत है, आंतरिक स्रोत और बाह्य यानी बाहरी स्रोत। यानी जो आप भर्ती कर सकते हो आप बाहर के लोगों को भी कर सकते हो, और आपके संगठन में ही अगर आपके पास ज्यादा लोग हैं तो आप वहीं से किसी को भी मतलब उस जॉब के लिए बैठा सकते हो। जैसे मान लो मेरे संगठन में 5 लोग हैं, जबकि होने 3 भी होते तो भी चलता, तो 2 लोग ज्यादा है तो मुझे मैनेजर की जरूरत थी, मैंने उनमें से एक को उठा के मैनेजर बना दिया। क्लियर है। तो ये वाला जो अगर अंदर से ही उठा रहे हो आप बंदे को तो वो हमारा आंतरिक स्रोत होता है, मगर आप बाहर से लेकर आ रहे हो, संगठन के बाहर से लेकर आ रहे हो तो बाहरी स्रोत होता है। पढ़ के देखते हैं। भर्ती के आंतरिक स्रोत से अभिप्राय खाली पदों को भरने के लिए, यानी जो वैकेंट प्लेस है उसको भरने के लिए संगठन के अंदर उपलब्ध उम्मीदवारों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने से, यानी जो संगठन के अंदर उपलब्ध आपके पास उम्मीदवार हैं उन्हीं में से जो भी आपको सूटेबल लगे उनसे प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने से। जबकि भर्ती के बाहरी स्रोत से अभिप्राय खाली पदों को भरने के लिए संगठन के बाहर से, कहां से, बाहर से उम्मीदवारों को प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने से, यानी बाहर से जो बाहर के जो लोग हैं उनसे प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने से। तो हमने बोला भर्ती से अभिप्राय भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें संगठन में जॉब हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया से। इसमें सबसे पहले कर्मचारियों की मांग की जाती है, भर्ती के स्रोतों की पहचान की जाती है, इच्छुक लोगों को आमंत्रण दिया जाता है, योग्य आवेदकों की सूची तैयार की जाती है। क्लियर हो गया। फिर हमने कहा आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, यानी 2 तरह के स्रोत हो सकते हैं भर्ती के। आंतरिक जो स्रोत होता है उससे अभिप्राय खाली पदों को भरने के लिए संगठन के अंदर, यानी जो अंदर उपलब्ध उम्मीदवार है से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने से। जबकि बाह्य यानी बाहरी स्रोत से अभिप्राय खाली पदों को भरने के लिए संगठन के बाहर के, यानी जो बाहर से उम्मीदवारों को, जो बाहर के उम्मीदवार हैं से के प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने से। उनसे बोलना कि आप अप्लाई करो बाहर वाले बंदों को, तो वो हमारे बाह्य स्रोत हो जाएंगे। क्लियर हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से नोट डाउन करिए बच्चे। अब आगे देखिए बच्चे, भर्ती के जो आंतरिक स्रोत है उसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है, यानी ये 3 चीजें इसके अंदर आती है, जिसमें सबसे पहले स्थानांतरण है, यानी ट्रांसफर की बात कर रहा है। दूसरा पदोन्नति मतलब हो गया आपका प्रमोशन, और तीसरा आपका जो है वो है अस्थाई अलगाव, ठीक है ना, यानी ले ऑफ। अब
ट्रांसफर होता क्या है, इसने बोला इसके अंतर्गत एक कर्मचारी को उसके उत्तरदायित्व व पद में बिना कोई, यानी इसमें कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हुए, यानी आपका ना तो उत्तरदायित्व में परिवर्तन आएगा ना ही पद में कोई परिवर्तन आएगा, ठीक है, एक जॉब से हटाकर दूसरी जॉब पर भेज दिया जाता है। ट्रांसफर में होता क्या है कि जैसे ट्रांसफर में देखो आपको देखने को मिलेगा कि कर्मचारी के देखो उत्तरदायित्व में पद में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आप यहाँ पे भी मैनेजर थे वहां पे भी मैनेजर हो, बस आपको क्या कर दिया, एक जॉब से दूसरे जॉब में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, या फिर एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में कर दिया। जैसे पहले डे शिफ्ट में करते काम, अब आपको हमने नाइट शिफ्ट में डाल दिया, तो बस ये होता है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफर में कुछ नहीं, ज्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिलता, कर्मचारी को उसके उत्तरदायित्व और पद में बिना कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, यानी उसके पद में और उत्तरदायित्व में यहाँ पे परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, बस एक जॉब से उठा करके दूसरे जॉब में उसको भेज दिया जाता है। यानी ये बोल सकते हो एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में, ये भी हो सकता है इसके अंदर। और यहाँ पे जो मूवमेंट होते हैं मतलब हॉरिजॉन्टल होते हैं, समतल देखने को मिलता है, मतलब यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया बस समतल, ठीक है ना। उसके उत्तरदायित्व और पद में कोई परिवर्तन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। जबकि पदोन्नति में क्या होता है, यह वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत निचले पद पर कार्य कर रहे किसी कर्मचारी, यानी ऐसे कर्मचारी जो निचले पद पर काम कर रहा था उसको उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है, यानी इसको और अच्छा प्रमोशन, देखो नाम से देखो प्रमोट कर दिया, इसका मतलब और उच्च पद दे दिया। इसके अंतर्गत कर्मचारी के उत्तरदायित्व, ठीक है, पद और वेतन में परिवर्तन होता है, उसका उत्तरदायित्व भी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, पद में भी चेंज देखने को मिलता है और वेतन भी उसको ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। और ये वर्टिकल होता है, नहीं ऊपर की ओर होता है, देखो ये वाला हॉरिजॉन्टल है, समतल है ये वाला, ठीक है ना, ये पदोन्नति है तो ऊपर की ओर, यानी और अच्छा पद मिल रहा है तो ये वर्टिकल देखने को मिलेगा। जबकि अस्थायी अलगाव यानी ले ऑफ में क्या होता है, अस्थायी अलगाव ज्यादातर जब कब देखने को मिलता है, जब काम की कमी होती है, तो अस्थायी अलगाव का कारण प्राय काम की कमी होता है। ये बात समझ में आ गया। इसका अर्थ नियोक्ता के प्रयास, नियोक्ता मतलब हो गया आपका जो हेड है, ठीक है ना, एक होता है कर्मचारी, कर्मचारी होता है बेटा आपका जो काम कर रहा है, ठीक है ना, और एक उसका मालिक हो गया, ठीक है, तो मालिक की बात कर रहा है, तो इसका अर्थ नियोक्ता के प्रयास से, यानी एम्प्लॉयर के प्रयास से जो एम्प्लॉय है यानी कर्मचारी को नियोक्ता से कुछ समय के लिए दूर करना है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि कर्मचारी को उसके मालिक से कुछ समय के लिए दूर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि काम की कमी होती है। क्लियर हो गया। इसके अंतर्गत नियोक्ता व कर्मचारी के मध्य इस बात पर पूर्ण सहमति होती है, यानी दोनों के बीच में एक ना एक एग्री बात होती है, मतलब दोनों को दोनों एक चीज कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है, बोलते हैं वो कि जब भी काम उपलब्ध होगा इसी कर्मचारी को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जिनको मैंने कुछ टाइम के लिए दूर किया पहले मैं उन्हीं को बुलाऊंगा। तो वो हो क्या रहा है, अगर मैं ट्रांसफर की बात कर रहा हूं तो उसके मतलब इसके अंतर्गत कर्मचारी को उसके उत्तरदायित्व पद में बिना कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए एक जॉब से दूसरे जॉब पर भेज दिया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, या एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में इसको भेजा जाता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, निचले पद पर काम कर रहे किसी भी जो कर्मचारी को ऊपर वाला जो है उच्च पद दे दिया जाता है, और यहाँ पे उसके उत्तरदायित्व पद और वेतन में परिवर्तन होता है, ये वर्टिकल होता है, नहीं ऐसे, ठीक है। और ये वाला ऐसे था, ये वाला, ठीक है ना। उसके अलावा अस्थायी अलगाव में क्या बोला, काम की कमी कारण होता है। जैसे मेरे पे मान लो काम की कमी है तो मैंने कुछ लोगों को निकाल दिया, तो कुछ समय के लिए मैंने दूर कर दिया, यानी जो नियोक्ता मतलब जो मैं था मालिक और कर्मचारी को मैंने क्या कर दिया, कुछ टाइम के लिए दूर कर दिया। बट हम दोनों के बीच में एक पूर्ण सहमति है कि कभी भी जैसे काम आएगा मेरे पास, पहले मैं तुम्हें ही बुलाऊंगा, किसी और बाहर के लोगों की बात नहीं करूंगा, पहले मैं तुम्हें बुलाऊंगा। अगर मुझे कम लगे लोग तो ही मैं बाहर से बुलाऊंगा, वरना जिनको मैंने निकाला उन्हीं को मैं प्राथमिकता दूंगा। क्लियर हो गया। फटाफट नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसलिए मैंने इसको ढंग से समझाया आपको बच्चे। नोट डाउन करिए इसे। अब आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास है आंतरिक भर्ती के लाभ क्या है। अगर हम मान लो संगठन के अंदर से ही बंदों को बुला रहे हैं, संगठन के जो अंदर है बंदे उन्हीं को ही क्या है, उस पद जो पद खाली हो वहीं, जैसे मान लो इस सेल्स डिपार्टमेंट में 20 लोग हैं, ठीक है, वहां 18 भी होंगे तो चलेगा, तो 2 लोग ज्यादा है ना, उन्हीं 2 लोगों को मैंने उठा करके यहाँ भर्ती कर दिया, मतलब इधर उठा रख दिया। तो इससे क्या बेनिफिट होंगे, एक तो जो चयन है वो सरल हो जाएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता, अपने कर्मचारी को पता, जो चयन होता है वो सरल हो जाता है। नंबर 2, अतिरिक्त कर्मचारियों का समायोजन, यानी एक तरह से बोलूं जो जितने भी एक्स्ट्रा कर्मचारी है उनका एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि सेल डिपार्टमेंट में 2 कर्मचारी वैसे ही एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा जो पड़े थे ना उनका आप यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, तो ये हो जाता है अतिरिक्त कर्मचारियों का यहाँ पे समायोजन हो जाता है। उसके अलावा लागत भी कम आती है और समय भी आपका कम लगता है इन चीजों में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मितव्ययी स्रोत है एक तरह से। क्या अगर आपसे कोई बोलेगा मितव्ययी स्रोत कौन सा है, तो ये वाला है, जो कि भाई वाला जो है खर्चीला है, भारी वाला जो होता है खर्चीला होता है, ठीक है। तो ये मितव्ययी है, यानी इकोनॉमिकल एक तरीके से। और प्रस्तुतिकरण, यानी अर्थात नए कर्मचारी को उस वातावरण से परिचित करवाने की आवश्यकता नहीं होती। यानी अगर आपको मान लो पुराना बंदा आपके पास क्या है, पुराना बंदा है,
तो उसको आपको किसी भी मतलब जैसे अधिकारी हो गया, अधीनस्थ हो गया, तो उससे वो जो पुराना बंदा है उसको किसी भी अधिकारी अधीनस्थ से परिचित करवाने की जरूरत नहीं है, वो तो उसी संगठन का है, तो उसमें प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं होती। बट जबकि जो अगर मैं बाहरी स्रोत की बात करूंगा तो वहां से बंदा जो आएगा बाहर से आएगा, तो उसको वहां जो संगठन के वातावरण के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, अधीनस्थ अधिकारी कुछ भी नहीं पता होगा, तो उसको सबको परिचित करवाया जाता है कि ये ऐसा है, ये आपका हेड होगा, ये आपके साथ काम करेगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, बट इसको कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अभिप्रेरणा में वृद्धि, मोटिवेशन रहता है लोगों में कि यार मुझे बुलाया, मेरे को बुलाया था, कल को हमें भी बुला सकते हैं, तो इस टाइप का थोड़ा मोटिवेशन रहता है। और इससे क्या होता है, औद्योगिक शांति को बढ़ावा मिलता है, जो इंडस्ट्रियल पीस बना रहता है। तो देखो अगर हम अंदर से बंदा अगर उठा रहे हैं तो चयन जो है बहुत सरल हो जाता है, उसमें लागत भी कम आती है, समय भी कम लगता है, यानी एक तरह से मितव्ययी स्रोत है, मितव्ययी स्रोत मतलब इकोनॉमिकल सोर्स है। ठीक है बच्चे, एक मिनट लाइट चले गई है, एक मिनट रुक जाइए जरा। हाँ तो लाइट चले गई थी, चलो अब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके अलावा प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता आपको नहीं मिले पड़ेगी, मतलब नए कर्मचारियों को उस वातावरण से परिचित करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने संगठन के अंदर से ही उठाया उस बंदे को, ठीक है ना। जो इतने भी अगर किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा लोग लगे हुए हैं तो आप वहां पे उन कर्मचारियों को किसी और जगह शिफ्ट कर सकते हो, जिसका मतलब अतिरिक्त कर्मचारियों का यहाँ पे समायोजन या एडजस्टमेंट हो सकता है, उनको अभिप्रेरणा मिलती है, मतलब अब मोटिवेशन रहता है, और औद्योगिक शांति रहती है, मतलब इंडस्ट्रियल पीस रहता है बना हुआ। क्लियर हो गया। जबकि अगर हम आंतरिक भर्ती की जो है हानि, अगर हम हानि की बात करते हैं तो यहाँ पे हानि आपको क्या देखने को मिलेगी कि जो नव युवक है, जो नए यंग ब्लड होता है, ठीक है, कर्मचारियों के प्रवेश पर रोक होता है, मतलब वो आपके यहाँ मिलेंगे ही नहीं, आपको सिर्फ जो पुराना स्टाफ है वही घूम रहा होगा। तो नव युवक जो होते हैं, ठीक है, यंग ब्लड होता है, वो आपको नहीं मिलने वाला। उसके अलावा नए संगठनों के लिए ये उपलब्धि नहीं है भाई। जगह मान लो मैंने अभी नया नया बिजनेस खोला है, तो मेरे पास पहले तो बंदे ही नहीं है, तो मैं किसको शिफ्ट करूंगा बताओ, तो मुझे तो बाहर से ही बंदे लेने पड़ेंगे ना। तो ये इसमें तो बाहरी वाला चाहिए हो, जब भी नया संगठन होगा तो उसके लिए तो बड़े बाहरी वाला, बाहर से उठाने पड़ते हैं बंदे। हाँ पुराना है, बहुत पुराना बिजनेस मेरा, तब तो मैं अंदर के बंदे इधर से उधर शिफ्ट एंड ऑल कर सकता हूँ। क्लियर है ना। तो नए संगठन के लिए उपलब्ध मतलब आवश्यक नहीं है, ये आंतरिक भर्ती हो नहीं सकती उस केस में, ठीक है, नए संगठन के लिए उपलब्ध ना होना। कर्मचारी से सुस्त हो जाते हैं, कर्मचारियों के अंदर थोड़ी ऐसी भावना आ जाती है, यार अरे कई मेरे को हटाने वाले हैं नहीं, ये थोड़ा सुस्तपना आ जाता है, मैं ही तो हूँ जो हूँ, ठीक है, तो ये थोड़ा सुस्तपना आ जाता है। कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना को ठेस, और जो कर्मचारियों के बीच में जो प्रतियोगिता नहीं कॉम्पिटिशन रहता था उसको ठेस पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी? ठेस पहुंचेगी। तो कर्मचारियों में प्रतियोगिता की जो भावना है उसको ठेस पहुंचेगी। और अतिशीघ्र आप जो स्थानांतरण करते हो, यानी अतिशीघ्र आप ट्रांसफर अगर आपने करा है, बहुत जल्दीबाजी में ट्रांसफर किया है, तो उससे उत्पादकता पर भी क्या पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपने अतिशीघ्र आपने क्या कर दिया? स्थानांतरण कर दिया, बहुत जल्दी कर दिया, तो उससे उत्पादकता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लियर हो गया। तो इस पार्ट को मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूं, ठीक है ना। मिलेंगे पार्ट नंबर 3 में बच्चे, ठीक है। इसको फटाफट से अच्छे से लिख लेना, ठीक है, आसान से, और याद भी कर लेना।